सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप सारी क्लासेसों को क्रम वाइज तरीके से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों आज से हमारी हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है। हमने मिडेवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री दोनों को कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो उनको देख लें। आज से हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने वाली है, यानी कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसके बारे में आज से हम जानेंगे। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर है, उसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। सबसे पहले हम यही चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर जो है मॉडर्न हिस्ट्री का वो है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यहाँ से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। इसी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मिडेवल हिस्ट्री में मैंने आपको मुगल वंश के बारे में पढ़ाया था और मराठा साम्राज्य के बारे में। वहां तक ही सिर्फ क्या था, मिडेवल हिस्ट्री थी। अब हमारी जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है और जिसका पहले अध्याय यानी पहले चैप्टर का नाम है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों यूरोपीय कंपनी भारत में कितनी आई और कब कब आई, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी भारत में आई वो थी पुर्तगाली कंपनी। कौन सी थी? पुर्तगाली कंपनी। कब आई? 1498 में आई। कब आई? 1498 में आई। डेट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो डच कंपनी आई। कौन सी आई? डच आई। कब आई? 1605 ईस्वी में आई। कब आई? 1605 ईस्वी में आई। उसके बाद अंग्रेजी कंपनी आई, यानी अंग्रेजों की जो कंपनी थी वो आई 1608 में। मैं अभी आपको इनके नाम भी बताऊंगा, इनकी कंपनियों के नाम क्या क्या थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वो भी याद रखने हैं। अभी ये याद रख लीजिए किस किस क्रम में ये कंपनी यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी। ठीक है, उसके बाद डेनिस आई। डेनिस कब आई? डेनिस दोस्तों 1620 ईस्वी में आई। कब आई? 1620 ईस्वी में आई। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी आई। कौन सी? फ्रांसीसी कंपनी। कब आई? 1668 ईस्वी में। ठीक है, तो ये 5 कंपनियां जो है वो भारत में आई थी। किस क्रम में आई? सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई 1498 में। ठीक है, जिसमें वास्को दा गामा आया था। ठीक है, उसके बाद डच आए। कब आए? 1605 में आए। उसके बाद अंग्रेज आए। कब आए? 1608 में आए। उसके बाद डेनिस आए। कब आए? 1620 में आए। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी आई। कब आई? 1668 में आई। ठीक है, तो ये 5 कंपनियों के नाम और आपको इनके आने की तिथि, भारत में आने की तिथि याद रखनी है। ठीक है, अब जान लेते हैं दोस्तों ये भारत में आए तो इनकी कंपनियों के नाम क्या कहते हैं। जब आएंगे व्यापार करेंगे तो कंपनियों के कुछ तो नाम होंगे, तो एग्जाम में कंपनियों के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, जो दोस्तों पुर्तगाली कंपनी थी उसका नाम था एस्टो दा इंडिया। क्या था? एस्टो दा इंडिया। ये थी पुर्तगाली कंपनी, काफी एग्जाम में पूछी जाती है, आप नोट करेंगे। एस्टो दा इंडिया के नाम से पुर्तगाली कंपनी जानी जाती थी। कब आई थी? 1498 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1498 में। आई भी ये 1498 में ही थी। ठीक है, भारत में। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आई, लेकिन इसकी स्थापना कब हो गई? तो इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में ही हो गई थी ब्रिटेन में। तो इसलिए 1600 ईस्वी में स्थापना अलग है, लेकिन भारत कब आई? 1608 ईस्वी में आई। ठीक है, तो आप दोनों चीजें याद रखेंगे। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाई गई? तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, जो भारत कब पहुंची? 1605 में पहुंची थी। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाई गई? तो 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी बनाई गई। फ्रांसीसी कंपनी कब बनाई गई? 1664 में, जो भारत कब आई? 1668 में। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, आप एक बार इंपोर्टेंट करके नोट करते रहेंगे। सबसे पहले भारत में कितनी यूरोपीय कंपनी आई? तो 5 आई। कितनी आई? 5 आई। कौन कौन सी आई? एक तो पुर्तगाली आई। कब आई? 1498 में आई। उसके बाद डच आए। कब आए? 1605 में आए। उसके बाद अंग्रेज आए। कब आए? 1608 में आए। उसके बाद डेनिस आए। कब आए? 1620 में आए। उसके बाद फ्रांसीसी आए। कब आए? 1668 में आए। ठीक है,
इन ये जो आई थी इनकी कंपनियों के नाम क्या थे? तो पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्टोदा इंडिया। क्या था? एस्टोदा इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1498 में ही इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में हुई। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 में हुई। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे 1664 में हुई। ठीक है, ये वो कंपनियां जो भारत आई थी, किस किस क्रम में आई मैंने आपको सारा बता दिया, और इनकी कंपनियों की स्थापना किस किस क्रम में हुई ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मुझे ऐसी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमको दो कंपनियों के बारे में ज्यादा डिटेल से जानना है, एक तो पुर्तगाली कंपनी और एक ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके बारे में हमको डिटेल से ज्यादा जानना है। पुर्तगाली कंपनी इसलिए जानना है क्योंकि पुर्तगाली ऐसे थे जो सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में भारत से गए थे, तो उनके बारे में इसलिए हमको ज्यादा जानना है। अंग्रेजों के बारे में इसलिए जानना है क्योंकि उन्होंने भारत पे रूल किया था, भारत पे शासन किया था, तो उनके बारे में इसलिए जानना है। बाकी कंपनियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, पर जितना इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ उतना ही जानेंगे, ज्यादा नहीं जानना। ठीक है, तो हमारे लिए दो कंपनियां महत्वपूर्ण है, एक तो पुर्तगाली कंपनी और एक अंग्रेजी कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, तो आज की जिस क्लास में हम जानेंगे पुर्तगाली कंपनी के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, ये कंपनियां तो भारत आ गई क्रम में, मैंने आपको बता दिया किस किस क्रम में आई। ये आई कंपनी भारत, तो इन्होंने अपने केंद्र कहां पर बनाए? जब कंपनी कहीं आएंगी, कहीं रहेंगी, तो कहीं तो अपना ऑफिस बनाएंगी, कहीं तो अपना ऑफिस बनाएंगी, तो इन्होंने अपना पहला केंद्र कहां बनाया? इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पुर्तगाली कंपनी आई थी 1498 में, और कब तक रही? 1961 तक रही। ठीक है, तो भारत जब आजाद हो गया उसके बाद भी पुर्तगाली जो है वो भारत में रहे थे, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए। सबसे बाद में कौन गए भारत से? पुर्तगाली गए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे पुर्तगालियों ने अपना प्रमुख केंद्र यानी प्रथम केंद्र कहां बनाया? तो इन्होंने अपना प्रथम केंद्र बनाया था कोच्चि के केरल में। कहां पर बनाया? कोच्चि के केरल में 1503 में। कब बनाया? 1503 में। 1503 में जब वास्को डी गामा दोबारा वापस भारत आएगा तब ये अपना प्रमुख केंद्र, प्रथम केंद्र जो है वो कोच्चि के केरल में बनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे पुर्तगालियों ने अपना पहला केंद्र कहां बनाया? कोच्चि के केरल में बनाया, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद डच कब से कब तक भारत में रहे? तो 1605 से लेके 1759 तक ये भारत में रहे, और 1605 में ये जब भारत आए तो इन्होंने अपना जो केंद्र है, प्रथम केंद्र है, वो कहां बनाया? तो इन्होंने अपना प्रथम केंद्र मसूलीपट्टनम में बनाया। कहां बनाया? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपना प्रथम केंद्र बनाया था। ठीक है, और अंग्रेजों ने कहां बनाया? अंग्रेज कब से कब तक भारत में रहे? तो 1608 से लेकर 1947 तक अंग्रेज भारत में रहे थे। इन्होंने अपना प्रथम केंद्र कहां बनाया? 1611 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रथम केंद्र मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में ही बनाया। यानी कि डच और अंग्रेज ने अपना जो प्रथम केंद्र है वो कहां पर बनाया? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में ही बनाया। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद डेनिश कब से कब तक भारत में रहे? तो 1616 से लेकर 1745 तक डेनिश जो है वो भारत में रहे। इन्होंने अपना प्रथम केंद्र कहां बनाया? तो आप कहेंगे इन्होंने अपना प्रथम केंद्र बनाया ट्रेगुबार। कहां पे? ट्रेगुबार में, तमिलनाडु में इन्होंने अपना केंद्र बनाया 1620 में। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद फ्रांसीसी कब से कब तक भारत में रहे? तो 1668 से लेकर 1954 तक फ्रांसीसी जो है वो भारत में रहे। इन्होंने अपना प्रथम केंद्र कब बनाया और कहां बनाया? तो इन्होंने अपना प्रथम केंद्र सूरत में बनाया, और कहां बनाया, कब बनाया? 1668 में बनाया। याद रखेंगे, बिल्कुल। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं सारा, तो याद रखेंगे। ये मैप है, आपको सारी लोकेशन दी हुई है, आप ध्यान रखेंगे। पुर्तगालियों ने अपना प्रथम केंद्र कहां बनाया? कोच्चि के केरल में बनाया। कब बनाया? 1503 में बनाया। डच ने अपना प्रथम केंद्र कहां बनाया? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम के आंध्र प्रदेश में बनाया। अंग्रेजों ने कब बनाया? 1611 में बनाया। कहां बनाया? मसूलीपट्टनम के आंध्र प्रदेश में अंग्रेजों ने अपना प्रथम केंद्र बनाया था। डेनिश ने अपना प्रथम केंद्र कहां बनाया? तो ट्रेकुबार, तमिलनाडु में 1620 ईस्वी में डेनिश ने अपना प्रथम केंद्र बनाया। उसके बाद फ्रांसीसियों ने कब अपना प्रथम केंद्र बनाया? 1668 ईस्वी में। कहां पर बनाया? सूरत में उन्होंने अपना प्रथम केंद्र बनाया था। ठीक है, ये पांचों कंपनियां थी, इनके जहां पे इन्होंने अपने प्रथम केंद्र बनाए उनके बारे में आपको याद रखना है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन का क्या कारण था।
अगर ये कंपनी भारत आई, कोई वस्तु कहीं जाएगी तो उसका कुछ तो कारण होगा। आप कहीं घूमने गए तो उसको कुछ तो कारण होगा, या तो आपको कुछ देखना है या आप किसी कारण से घूमने गए हो। तो यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन का कारण क्या था, ये आई क्यों? क्या इनके यहाँ पे कुछ नहीं था जो ये यहाँ पे आई थी इतनी दूर? तो इसके कारण, प्रमुख कारण जो माना जाता है दोस्तों, वो था मसाले का व्यापार। किसका व्यापार था? मसाले का व्यापार जो है वो प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, सबसे प्रमुख कारण यही माना जाता है कि मसाले का व्यापार जो है वो प्रमुख कारण था। और मसाले में भी काली मिर्च का व्यापार सबसे प्रमुख था। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। वैसे दो चीजें मानी जाती है। एक 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत का कुस्तुनतुनिया व एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया। किसने? अस्माइनी सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया व एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया 1453 ईस्वी में। तो रास्ता बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया तो ये कर लेने लगे। अब इतना ये कर देने लायक थे नहीं, यूरोपीय कंपनी जो यूरोप में थे वो कर देने लायक थे नहीं, तो इन्होंने एक नई चीज की खोजने की वो की, और यूरोप में एक पुनर्जागरण इसी के साथ आरंभ हुआ। पुनर्जागरण में क्या क्या हुआ? मानवतावाद आई, वैज्ञानिक आविष्कार प्रारंभ हो गए, और धर्म सुधार के आंदोलन जो है ये भी प्रारंभ हो गए। जब देखिए दोस्तों, कहीं पर वैज्ञानिक आविष्कार होंगे तो कुछ नई नई चीजें खोजी जाएंगी, कुछ नई नई चीजें खोजी जाएंगी। तो यूरोपियन ने क्या खोजा? यूरोपियन ने पानी के रास्ते एक नई रास्ता खोजा, और पानियों के लिए क्या बनाया? एक जहाज बनाए, पानी के जहाज बनाने का आविष्कार किया। तो वैज्ञानिक आविष्कार जहां होंगे वहां पे आपको पता है कुछ भी असंभव नहीं है। तो वैज्ञानिक आविष्कार और मसाला व्यापार अवरुद्ध कितने था? मसाले व्यापार के कारण इन्होंने क्या हो गया, ये भारत में आए थे। पर इसका किसने विरोध किया? तो अरबी जो नियंत्रणकर्ता थे उन्होंने इसका विरोध किया। किसने दोस्तों? अरबी नियंत्रणकर्ताओं ने इसका विरोध किया। तो मैंने आपको बता दिया, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का प्रमुख क्या कारण था? मसाले का व्यापार था। ठीक है, दूसरा कारण क्या था? 1453 ईस्वी में अस्माइनी सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया व एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया था, इसलिए ये भारत आए थे। ठीक है, उसके बाद नवीन समुद्री मार्गों की इन्होंने खोज की। देखिए, भारत की खोज पहले ही हो चुकी है, भारत पहले ही था, लेकिन समुद्र की मार्ग से किसने भारत की खोज की? भारत तो पहले ही था, ये नहीं है कि भारत की खोज किसी ने की। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो आप कहेंगे वास्को डी गामा ने की। तो ये पूछी जाती है, समुद्री मार्ग की खोज नए नए देशों की खोज करने लगे तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, किसने कौन से देश की समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, ब्राजील ने दोस्तों पुर्तगाल की खोज की। उसके बाद 1492 में, कब दोस्तों इंपोर्टेंट है, नोट करेंगे, 1492 में अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। किसने की? कोलंबस ने की। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो स्पेन का रहने वाला था कोलंबस। ये पूछा जाता है, अमेरिका की खोज कब हुई? 1492 में। किसने की? कोलंबस ने की। कहाँ का निवासी था कोलंबस? स्पेन का निवासी था कोलंबस। उसके बाद 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। किसने की? वास्को डी गामा ने की। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो कुक ने, जो कि ब्रिटेन का निवासी था, उसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी समुद्री मार्ग की। याद रखेंगे, बिल्कुल। न्यूजीलैंड में तस्मानिया की खोज किसने की? तस्मान ने की, जो कि हॉलैंड का था। ठीक है, आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। ब्राजील, पुर्तगाल ने किसकी खोज की? ब्राजील की खोज की। अमेरिका की खोज 1492 में किसने की? कोलंबस ने की। कोलंबस कहाँ का निवासी था? स्पेन का निवासी था। 1498 ईस्वी में भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? कुक ने की, जो कि ब्रिटेन का निवासी था। ठीक है, न्यूजीलैंड व तस्मानिया की खोज किसने की? तस्मान ने की, जो कि हॉलैंड का निवासी था। ठीक है, याद रखेंगे, ये खोज थी जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, या अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। अमेरिका की समुद्री मार्ग की खोज कब हुई? 1492 में हुई। किसने की? कोलंबस ने की। कोलंबस कहाँ का यात्री था? तो स्पेन का यात्री था। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल। आज की हम क्लास में मैंने आपको बताया हम पुर्तगाल के बारे में जानेंगे, बाकी हम अगली क्लासों में और कंपनियों के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पुर्तगाल के बारे में जान लेते हैं, जो कब से कब तक भारत में रहे। तो 1498 से लेके 1961 तक ये भारत में रहे। कब से कब तक? 1498 से लेके 1961 तक ये भारत में रहे थे। ठीक है, देखिए पुर्तगाली आए किस रास्ते थे, तो ये मैंने आपको बताया, ये पुर्तगाल है, मैप में भी आपको दिख रहा होगा, ये पुर्तगाल है। इन्होंने कोशिश तो बहुत पहले की,
ये जो वास्को डी गामा है ये दूसरा यात्री था जो भारत पहुंचा था। इससे पहले भी एक यात्री आया था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज, लेकिन वो भारत की खोज नहीं कर पाया था, समुद्री मार्ग की खोज नहीं कर पाया था। वो कहाँ तक ही आ गया, वो बस यहाँ तक केप ऑफ गुड होप, ये कि जो आपको साउथ अफ्रीका का नीचे का हिस्सा दिख रहा है इसी को कहते हैं केप ऑफ गुड होप, यहाँ तक ही वो पहुंच पाया था। इसके बाद वो वापस लौट गया। उसके बाद जब ये वास्को डी गामा आया तो इसकी एक भारत के यात्री ने, गुजरात का एक यात्री था, उसने इसकी मदद की। यहाँ से केप ऑफ गुड होप से यहाँ तक ही ये आ पाया था वास्को डी गामा। वहां पे इसको एक गुजराती यात्री मिला तो उसको ने इसकी मदद की और वो इसको भारत लेके आया था। ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले ये कैसे भारत आए। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इंपोर्टेंट फैक्ट जो बताया वो ये था, सबसे पहले आए थे ये पुर्तगाली और सबसे बाद में गए थे। ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। यूरोप में पुनर्जागरण के कारण हुआ था, इसलिए ये भारत आए थे। वैज्ञानिक प्रकृति का कौन था, एक पुर्तगाली राजकुमार था। कौन था, पुर्तगाली राजकुमार था। इसको नई नई चीजें खोजने की काफी वो थी ललक, तो इसने पुर्तगाली राजकुमार ने सारे नए नए देशों की खोज करने का आरंभ किया। तो कई कई जगह अपने यात्री भेजे थे। राजकुमार क्या नाम था, हेनरी द नेविगेटर। क्या था, हेनरी द नेविगेटर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पुर्तगाल का उस समय राजकुमार कौन था जब भारत की खोज की गई, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई, तो आप कहेंगे उसका पुर्तगाल का राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर। कौन था, हेनरी द नेविगेटर। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। प्रथम प्रयास किसने किया भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने की, इसका प्रयास किया 1487 में। किसने, 1487 में बार्थोलोमेव डियाज ने। किसने, बार्थोलोमेव डियाज ने किया। ये एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम प्रयास किसने किया भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने की। देखिए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज तो वास्को डी गामा ही नहीं की, लेकिन प्रथम प्रयास किसने किया, बार्थोलोमेव डियाज ने किया। ठीक है, ये कहां तक आया, केप ऑफ गुड होप तक आया। अफ्रीका का जो साउथ का जो एरिया है वहां तक ये आ पाया, उससे आगे ये नहीं जा पाया और ये वहां से वापस चला गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो प्रथम प्रयास कब हुआ, 1487 में हुआ। किसने किया, बार्थोलोमेव डियाज ने किया। ठीक है, उसके बाद द्वितीय प्रयास किसने किया, 20 मई 1498। डेट याद रखेंगे, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने प्रयास किया और ये केप ऑफ गुड होप तक ये भी आ पाया। केप ऑफ गुड होप तक ये भी पहुंचता। उसके बाद क्या हुआ, उसको एक भारत का यात्री मिला। भारत का यात्री मिला, उसका नाम क्या था, गुजरात का एक यात्री था, अहमद इबन मजीद। कौन था, अहमद इबन मजीद। तो इसने इसकी सहायता की वास्को डी गामा ने। उसके बाद ये भारत आया। ठीक है, केप ऑफ गुड तक ये पहुंचा। उसके बाद भारत के कालीकट तक पहुंचा। कहां पहुंचा, कालीकट तक पहुंचा था। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी सहायता किसने की, गुजरात के एक यात्री अहमद इबन मजीद ने इसकी सहायता की। कालीकट के शासक जमीरीन द्वारा इसका स्वागत किया गया। एग्जाम में पूछा जाता है, जब वास्को डी गामा भारत आया तो इसका स्वागत किसने किया, कालीकट के शासक जमीरीन द्वारा इसका स्वागत किया गया। ठीक है, अरबी यात्रियों द्वारा, जो कि अरबी व्यापारी थे, उनके द्वारा इसका विरोध किया गया। विरोध क्यों किया गया, जब आपका कोई व्यापार चल रहा हो और कोई प्रतिद्वंदी आपके बराबर में भी आपके जैसा ही व्यापार कर ले तो आप उसका विरोध करोगे ना। तो ऐसे ही अरबी व्यापारियों ने भी इसका विरोध किया था। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ये मैंने आपको पुर्तगाल के बारे में बताया, पुर्तगाल कैसे भारत आए, कब आए, कितनी बार प्रयास करने पर आए, कैसे कैसे ये आए थे। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम जान लेते हैं दोस्तों पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार। पुर्तगालियों ने कैसे कैसे भारत में अपने शासन के पैर पसारे, कैसे कैसे अपना शासन का विस्तार किया, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने जो कंपनी बनाई, ईस्ट द इंडिया। कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट द इंडिया। याद रखेंगे, कब बनाई, 1498 में बनाई। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। प्रथम केंद्र इन्होंने अपना कहां खोला, कोच्चि के केरल में खोला। कब खोला, 1503 में खोला। याद रखेंगे, फैक्ट बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कब खोला, 1503 में खोला। ठीक है, द्वितीय केंद्र कहां खोला, प्रथम तो आपको याद हो गया, कोच्चि के केरल में खोला। द्वितीय केंद्र भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, द्वितीय केंद्र कहां खोला, कुन्नूर में खोला। कहां खोला, कुन्नूर केरल में खोला। कब खोला, 1505 में खोला। तो प्रथम तो आपको याद हो जाएगा कि कोच्चि के केरल में खोला, लेकिन दूसरा भी आपको याद रखना है। दूसरा केंद्र कहां खोला, कुन्नूर केरल में 1505 में खोला। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था, देखिए वास्को डी गामा तो आया था लेकिन वो प्रथम गवर्नर नहीं था।
प्रथम गवर्नर कौन था पुर्तगालियों का? तो प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम गवर्नर था पुर्तगालियों का। याद रखेंगे, वास्को डी गामा नहीं था प्रथम गवर्नर। वास्को डी गामा एक यात्री था जो भारत की खोज करने आया, समुद्री मार्ग की, और व्यापार करने आया। लेकिन इनका प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। याद रखेंगे, ये फैक्ट है, आपको याद रखने चाहिए। ठीक है। भारत के बारे में, उस समय भारत पे शासन कौन कर रहा था? जब ये भारत आए थे, पुर्तगाली भारत आए थे, तो उस समय भारत पे शासन किसका था? तो दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था भारत पे। और दिल्ली सल्तनत में भी किसका शासन था? लोधी वंश का शासन था। किसका? लोधी वंश का शासन। और लोधी वंश में कौन शासक था? सिकंदर लोधी था। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में होमवर्क का क्वेश्चन होगा कि सिकंदर लोधी का शासनकाल कब से कब तक था। ठीक है, इसका शासनकाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका शासनकाल कब से कब तक था और लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। विजयनगर पे किसका शासन था? तो नरसिंह राव द्वितीय। किसका शासन था? नरसिंह राव द्वितीय, जो कि सालव वंश के शासक थे। उनका शासक किस पे था? विजयनगर पे था। ठीक है, याद रखेंगे। विजयनगर की राजधानी क्या है? हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। याद रखेंगे बिल्कुल। उस समय गुजरात पे किसका शासक था? तो गुजरात पे महमूद बेगड़ा का शासक था। किसका था? महमूद बेगड़ा का शासन था। याद रखेंगे बिल्कुल, याद रखेंगे। ये तीन चीजें जो आपको इंपोर्टेंट करके याद रखनी है। दिल्ली सल्तनत पे सिकंदर लोधी का शासन था, विजयनगर साम्राज्य पे नरसिंह राव द्वितीय का शासन था जो कि सालुव वंश से थे, और गुजरात पे महमूद बेगड़ा का शासन था। याद रखेंगे बिल्कुल। उसके बाद जान लेते हैं दोस्तों वास्को डी गामा के बारे में, क्योंकि वास्को डी गामा ऐसा पहला यात्री था जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था, तो उसके बारे में जानना इंपोर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। ये कब भारत पहुंचा? तो 20 मई 1498। कब पहुंचा? 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा। कहां पहुंचा? कालीकट पहुंचा। ठीक है, ये जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम क्या था? अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ये तो आपने याद कर लिया कि कालीकट पहुंचा, और कौन पहुंचा? वास्को डी गामा। लेकिन जिस जहाज से ये आया था उस जहाज का नाम क्या था? तो उस जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। क्या था? साओ गैब्रियल उस जहाज का नाम था। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये कहां तक आया? केप ऑफ गुड होप तक ये आया था। उसके बाद गुजराती यात्री ने इसकी सहायता की और कालीकट के शासक जमीरिन ने इसका स्वागत किया था। याद रखेंगे, जहाज का नाम याद रखना है। जिस जहाज से ये आया था उसका नाम था साओ गैब्रियल। क्या था? साओ गैब्रियल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अरबी व्यापारियों द्वारा इसका विरोध किया गया। मैंने जैसे कि आपको बताया, जब कोई व्यापारी आपके जैसा ही व्यापार करने लगे तो उसका विरोध तो किया जाता है। तो अरबी व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना मुनाफा करके ले गया। 60 गुना मुनाफा करके ले गया। जब ये 60 गुना मुनाफा करके वहां पे पहुंचा पुर्तगाल, तो उन्होंने कहा जब भारत में इतना ज्यादा मुनाफा है, 60 गुना ज्यादा मुनाफा है, तो क्यों ना हम वहां पे अपनी कंपनी स्थापित कर दें, क्यों ना वहां पे कंपनी स्थापित कर दें। तब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। उसके बाद 1502 में ये दोबारा भारत आया और इसने 1503 में कोच्चि में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। 1503 में कोच्चि में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। दोबारा कब आया वास्को डी गामा? 1502 में आया। याद रखेंगे बिल्कुल। 1524 में इसने तीसरी बार भारत आया। कब? 1524 में। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया? तो वास्को डी गामा भारत 3 बार आया। कब आया? एक तो 1498 में आया, 1502 में आया, और एक 1524 में आया। तो 3 बार ये भारत आया। उसके बाद जब ये 1524 में आया तभी इसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई, और कोच्चि के केरल में ही इसकी मृत्यु हो गई थी 24 दिसंबर 1524 को। याद रखेंगे बिल्कुल, याद रखेंगे। ये था वास्को डी गामा के बारे में, और जो पुर्तगाली शासन थे उन्होंने अपना कैसे विस्तार भारत में किया उसके बारे में। अब जान लेते हैं दोस्तों जो प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर थे उनके बारे में। 3 गवर्नर पुर्तगाली हुए तो बहुत सारे गवर्नर हैं, लेकिन 3 गवर्नर पुर्तगाल के ऐसे हैं जो उनके विस्तार, उनके शासक के विस्तार में काफी इंपोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहले जो शासक था, सबसे पहले जो गवर्नर था, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, ये प्रथम गवर्नर था। मैंने आपको बताया, तो पूछा जाता है एग्जाम में, पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। ठीक है, ये कब भारत आया? 1505 में ये भारत आया था। ठीक है, इसने जो नीति अपनाई थी वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसने नीले जल, यानी कि जिसको शांत जल की नीति इंग्लिश में याद रखेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। अब तो हिंदी में भी ब्लू वाटर पॉलिसी लिखी जाती है, तो आप याद रखेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाई। किसने अपनाई? फ्रांसिस्को डी
अल्मेडा नाम अपना, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्फांसो डी अल्बुकर क्या है? ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर, याद रखेंगे, बिल्कुल। द्वितीय ये गवर्नर था, पहला गवर्नर, प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दूसरा गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर, नाम याद रखेंगे, बिल्कुल। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? सबसे पहले इसने 1515 में होमुर्ज पे कब्जा किया। किस पे? होमुर्ज पे कब्जा किया। उसके बाद मलक्का पे इसने 1511 में कब्जा किया, और गोवा को इसने 1510 में बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ शाह से हथिया लिया, यूसुफ शाह से छीन लिया था। ठीक है, तो इसलिए इसको भारत में पुर्तगाली गवर्नर का, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखेंगे, बिल्कुल। कोच्चि को केंद्र बनाया। पहले क्या थी? पहले भी कोच्चि थी। अब जब नीनो डी कुन्हा आएगा, वो किसको वो अपनी राजधानी बनाएगा? गोवा को राजधानी बनाएगा। तो अल्फांसो डी अल्बुकर ने किसको अपना केंद्र बनाया? कोच्चि को अपना केंद्र बनाया था। भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति इन्होंने अपनाई थी। देखिए, इन्होंने विवाह की नीति इसलिए अपनाई थी कि अगर हम इनके साथ रहेंगे, हम इनके रिश्तेदार बन जाएंगे, इनके सगे संबंधी बन जाएंगे, तो ये हमसे ज्यादा वो करेंगे, हमसे शासन करेंगे, हमसे सामान लेंगे। तो इसलिए इन्होंने भारतीयों को महिलाओं के साथ विवाह करने की नीति अपनाई थी। उसके बाद इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने का भी प्रयास किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर ने, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम प्रयास पुर्तगाली, किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर ने किया था। ठीक है, उसके बाद नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ऐसा दो शासक है जिसने अपनी गोवा को राजधानी बनाया। क्या बनाया? गोवा को राजधानी बनाया 1530 में। ठीक है, याद रखेंगे, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नीनो डो कुन्हा ने, मतलब पुर्तगाली गवर्नर ऐसा कौन है जिसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया? तो नीनो डी कुन्हा ने अपनी गोवा को राजधानी बनाया 1530 में। ठीक है, हुंगली व सेंट थॉमस में बस्ती इसने बसाई थी, ये याद रखेंगे आप। बसिन वह द्वीप पर इसने अपना अधिकार कर लिया था, और बहादुर शाह जो कि गुजरात का शासक था, उसकी इसने मृत्यु करके गुजरात पे भी अपना कब्जा कर लिया था, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ये था दोस्तों प्रमुख जो पुर्तगाली गवर्नर थे उनके बारे में। अब कुछ पुर्तगाल के बारे में अन्य तथ्य जान लेते हैं, पुर्तगाल के संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। बंगाल के शासक महमूद शाह को 1536 में इन्होंने हरा के चटगांव तथा सतगांव पे कब्जा कर लिया। किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक है, उस वहां से इनको औरंगजेब ने भगा दिया। पुर्तगालियों को वहां से किसने भगाया? औरंगजेब ने। चटगांव व सतगांव से किसने भगाया? औरंगजेब ने इनको वहां से भगा दिया था। ठीक है, और अकबर के समय हुंगली पे समुद्री लूट का केंद्र था। जब अकबर का शासन काल था तो हुंगली के समुद्र पर लूट का केंद्र था। हुंगली में जो समुद्र है, हुंगली जो नदी है, उस पे समुद्र लूट का केंद्र बनाया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, वहां से इनको शाहजहां ने भगा दिया। किसको ने भगा दिया? इनको शाहजहां ने वहां से इसको भगा दिया, याद रखेंगे। ये दोस्तों कार्टेज अरमेडा काफिला पद्धति अपनाते थे। ये क्या होती है? ये जो समुद्र के रास्ते कोई व्यापार करेगा, कोई ट्रक, कोई जहाज जाएगा, उससे किराया वसूल करते थे, उसका यात्रा पास था। अगर वो कोई किराया नहीं देता था तो ये उसको लूट लेते थे या उसको गोली मार देते थे। तो ये था कार्डिस अल्मेडा काफिला पद्धति। यह इसका मतलब क्या होता है? समुद्री यात्रा कर। क्या होता है दोस्तों? समुद्री यात्रा कर इसका मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट जान लेते हैं पुर्तगालों का योगदान। पुर्तगालियों का भारत में क्या क्या योगदान रहा, उनसे हम कुछ देंगे, उनको हम कुछ लेंगे, तो कुछ सभ्यता, कुछ पद्धति तो जाएगी, तो उसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या योगदान थे। ठीक है, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस। क्या? प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में 1556 में हुई। कब हुई? गोवा में 1556 में हुई। एग्जाम में पूछी जाती है प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई? 1556 में। कहां पर हुई? गोवा में हुई। तो ये भी पूछा जाता है प्रिंटिंग प्रेस के जन्मदाता भारत में किसको माना जाता है? पुर्तगालियों को माना जाता है, याद रखेंगे, बिल्कुल। उसके बाद फसल इन्होंने भारत में क्या क्या छोड़ के गए, इनके द्वारा भारत में क्या क्या फसल की जो निर्माता है वो छोड़ के गए। तो तंबाकू की फसल इनके द्वारा उपजाई जाती थी, वो भारत में। लाल मिर्च की फसल, पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास, अल्फांसो आम, इन सब की जो खेती है, इन सब की जो फसल है, इनके द्वारा भारत में लाई गई थी। तो देखा आपने कितनी सारी ऐसी चीजें जो पुर्तगाली भारत में लाए थे, और आज हम उनको कितने मात से अनमाते हैं, जाके हम मानते हैं ये भारत के द्वारा ही लाई गई है। लेकिन आलू जैसे सबसे फेमस है आलू, तो आलू कहाँ से लाया गया है? आलू पुर्तगालियों की ही देन है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे।
नेक्स्ट है जहाज निर्माण कला। जहाज निर्माण की कला भी पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई थी, याद रखेंगे बिल्कुल। उसके बाद ईसाई धर्म। ईसाई धर्म देखिए, पुर्तगाली कौन थे? पुर्तगाली ईसाई थे। कौन थे? ईसाई थे। इन्होंने अपना प्रथम चर्च 1510 में बनाया। कब बनाया? 1510 में बनाया। सेंट थॉमस, क्या नाम था? सेंट थॉमस, केरल में। ये आपको इमेज दिख रही है, बिल्कुल ये सेंट थॉमस जो कि केरल में है चर्च, उसकी इमेज है। ये जो इसमें पद्धति अपनाई गई थी वो किस शैली में बनाया गया था? गोथिक स्थापत्य कला में बनाया गया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है पुर्तगालियों द्वारा प्रथम वो चर्च बनाने की शैली किस शैली में बनाया गया? गोथिक स्थापत्य कला शैली में ये बनाया गया था। इसका प्रथम पादरी कौन था? जो प्रथम चर्च बनेगा उसका कोई पादरी तो होगा, तो प्रथम पादरी कौन था? फ्रांसिस्को जेवियर था। कौन था? फ्रांसिस्को जेवियर था। ये इसका प्रथम पादरी था, याद रखेंगे बिल्कुल। अब जान लेते हैं सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट कि पुर्तगालियों के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है। जो इतने शक्तिशाली थे, सबसे पहले भारत में आए थे, उनके पतन का कारण क्या हुआ? तो देखिए, जो सबसे पहला प्रमुख कारण है वो है धार्मिक असहिष्णुता। क्या? धार्मिक असहिष्णुता, यानी कि किसी के धर्म में, इन्होंने हिंदुस्तान में आके, भारत में आके हमारे धर्मों में अपनी वो जगह बनाने की कोशिश की, इसलिए इनका सबसे प्रमुख कारण जो है वो ये माना जाता है। जब मैं आपको अंग्रेजी उनके बारे में बताऊंगा, कंपनी के बारे में, तब भी ये बताऊंगा कि अंग्रेजों ने कौन सी नीति नहीं अपनाई कि भारतीयों के धार्मिक मामलों में हमको हस्तक्षेप नहीं करना, इसलिए अंग्रेज ज्यादा समय तक भारत में रह पाए थे। ठीक है, तब मैं आपको ये बताऊंगा। यूरोपीय कंपनियों से इनका संघर्ष काफी हुआ, जिसमें ये पराजित हो गए, मतलब इतना नहीं लड़ पाए। एक तो ये वैसी कंपनी थी, सरकारी कंपनी, तो सरकार पे आपको पता है कितना दबाव होता है, सरकार पे पैसा होता नहीं है, तो ये यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष करने में नाकाम हुए, इसलिए इनका पतन हो गया था। ठीक है, उसके बाद कार्टेज अर्मिडा काफिला व समुद्री लूट की जो इनकी नीति थी, यानी कि समुद्र के रास्ते जब कोई जहाज जाता था तो उसको ये लूट लेते थे, उससे कर लेते थे, तो ये सबसे खराब नीति मानी जाती है और ये इनके पतन की कारण नीति भी मानी जाती है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट इनके कुछ तथ्य हैं, जैसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का गवर्नर कौन था? बोशा था। कौन था? बोशा था, यानी कि पुर्तगाली गवर्नर है ये गोवा। पुर्तगाली गवर्नर कौन था गोवा का? बोशा था। तो एग्जाम में पूछा जाता है, जब हमने, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया, उस समय गोवा का गवर्नर कौन था? तो बोशा था। कौन था? बोशा था। अंतिम गवर्नर कौन था? तो मैनुअल एंटोनियो। कौन था? मैनुअल एंटोनियो। 1961 में कौन था? उसका गवर्नर था गोवा का। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ऑपरेशन विजय के द्वारा हमने गोवा को भारत में मिलाया और पुर्तगालियों से बस्ती, गोवा, दमन द्वीप का भारत में विलय कर लिया। इसी की याद में 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। हमने किस ऑपरेशन के द्वारा गोवा को भारत में मिलाया? ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को हमने भारत में मिलाया था। पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, ये था दोस्तों पुर्तगाली कंपनियों के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस पर क्लिक करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।